Hello dear learners, I am Swati going to cover IGNOU BPCS 186 Managing Stress course in this video. I will also provide you notes in PDF format if you need. The notes will cover detailed explanation of all blocks and its unit with the important PYQ question and answers. So if you want, so you can comment me down. So this course deals with mostly managing stress. Okay, how can someone manage their stress? Basically, this course is divided into two blocks and each block has 4 units. So you have to study total 8 units in this course. Okay, so let's start. In block number 1, ब्लॉक 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस. मतलब हाउ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस, इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी. यूनिट नंबर 1 जो है आपको बताएगी स्ट्रेस एज एन इंट्रोडक्शन. इसमें आप स्ट्रेस का मीनिंग पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड व्हाट आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेस. ओके. सेकंड, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे आप स्ट्रेस के. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ोगे कि कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं. और स्ट्रेस जो है और एवरीडे लाइफ, इसके बारे में पढ़ोगे कि स्ट्रेस जो है हमारा एवरीडे लाइफ में किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है. ओके. यूनिट 2 इसकी बताएगी आपको डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में, डिफरेंट अप्रोचेस एंड मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस. तो जितने भी थ्योरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रहे उन्होंने जितने मॉडल दिए हैं स्ट्रेस के, आप वो पढ़ोगे. देन साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करोगे आप स्ट्रेस की. और स्ट्रेस रिस्पॉन्स थ्योरी कैसी होती है, मतलब जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो उनकी थ्योरीज पढ़ोगे आप. यूनिट नंबर 4 में पढ़ोगे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस टॉनेस. अब पर्सनल फैक्टर भी आते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी आते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, सिचुएशन फैक्टर भी होते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस. अब हर एक का जो स्ट्रेस होता है ना वो अलग अलग तरह का हो सकता है क्योंकि सबकी सिचुएशन या चैलेंजेस सेम नहीं होते हैं. तो इसमें आप पढ़ोगे कि इंडिविजुअल क्या डिफरेंसेस इन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस भी आप इसके अंदर पढ़ लोगे. देन इन यूनिट नंबर 4 आप पढ़ोगे फिज़िकल इफ़ेक्ट. जो स्ट्रेस होता है उससे हमारे फिज़िकल बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कैसा रहता है, बिहेवियरल एंड इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस. किस तरीके से हमारी हेल्थ एंड परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाती है और जस्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग अ लॉट स्ट्रेस. ओके, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो इसमें आप ये सारी चीज़ें भी पढ़ोगे. देन इसी के साथ आपका फिर नेक्स्ट आएगा ब्लॉक नंबर 2 जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सिखाएगा. ब्लॉक नंबर 1 में आपका सिर्फ स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन ही दे रखा है. ब्लॉक 2 में आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं वो बताया है. यूनिट 5 में आप पढ़ोगे कोपिंग विद स्ट्रेस, किस तरीके से हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं. ओके. सो पहला इसमें आपको मीनिंग समझनी पड़ेगी कोपिंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, एंड अडेप्टिव एंड माल अडेप्टिव कोपिंग के बारे में भी इसमें आपको बताया है. देन यूनिट नंबर 6 में आप पढ़ोगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 1. ठीक है, इसमें आप रिलैक्सेशन टेक्निक पढ़ोगे, लाइफस्टाइल चेंज पढ़ोगे, किस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. मैनेजिंग डेली स्ट्रेस, किस तरीके से हम डेली स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. देन इन यूनिट 7 आप पढ़ोगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 2. इसमें आप कॉग्निटिव टेक्निक्स पढ़ोगे, इमोशनल रेगुलेशन पढ़ोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के बारे में भी आपको इस यूनिट में बताया हुआ है. देन यूनिट नंबर 8 जो है आपका वो बताता है कि किस तरीके से हम मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस की हेल्प से भी अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं. योगा एंड अदर स्ट्रेस रिडक्शन मेथड्स भी हैं जिसको हम अपनाएं तो हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है. एंड देन बिल्डिंग रिसाइलेंस. ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो डिस्कशन था सिलेबस का वो पूरा हो गया है. तो हम ब्लॉक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को. ब्लॉक नंबर 1 जो है इस कोर्स का वो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस. ठीक है, इसका हम यूनिट 1 करेंगे हम कि स्ट्रेस होता क्या है. सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेंगे.
तो स्ट्रेस क्या है आपका? एक स्ट्रेस ना एक साइकोलॉजिकल और फिज़िकल रिस्पॉन्स होता है। स्ट्रेस क्या होता है हमारा? एक साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी पर्सन के अंदर आ जाता है, और वो तब आता है जब वो इंसान फील करे कि जो डिमांड है ना सिचुएशन की, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उसकी एबिलिटी से। ठीक है, उसकी एबिलिटी टू कोप से, मतलब उससे निकलने की जो क्षमता है ना, आप इसको इजी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई चैलेंज आया, कोई टफ़ इशू या कोई टफ़ सिचुएशन आई, तो वो क्या है? सिचुएशन है। ठीक है, अब सिचुएशन की डिमांड क्या है कि आपको उस टफ़ चैलेंज या इशू से निकलने के लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, सही गाइडेंस होनी चाहिए, या आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो ये रिसोर्सेज, सिचुएशन को हैंडल करना आना, ठीक है, गाइडेंस क्या है? आपकी एबिलिटी है। अब जब आपकी एबिलिटी, क्षमताएं कम पड़ जाती हैं और सिचुएशन की डिमांड ज़्यादा हाई हो जाती है, चैलेंजेस ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं सही से, तो उस केस में क्या होता है? स्ट्रेस जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? Stress is a psychological and physical response that occurs when a person feels that the demands of a situation are greater than their ability to cope with them. ठीक है, आई होप जो है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपली हम जनरल टर्म में कह सकते हैं जो स्ट्रेस है ना, एक तरह से हमारा टेंशन है या प्रेशर है जो एक इंसान फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस तब करता है जब उसके सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाती है। तो अब नेक्स्ट बताया नेचर ऑफ स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है। तो स्ट्रेस का अगर हम नेचर देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेस जो है ना हमारे नॉर्मल पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, हर इंसान जो है इसको फील करता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जो स्ट्रेस जब हमें होता है ना, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस या हमारे इमोशनल फीलिंग्स, बिहेवियर और फिज़िकल हेल्थ, इन सब में क्या हो जाता है ना? चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस आते कैसे हैं आप ये ना आगे भी पढ़ोगे इसके अंदर। नेक्स्ट बताया है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में कि जो स्ट्रेस है आपके कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आपके जो स्ट्रेस है ना वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है एस्ट्रेस, दैट मीन्स पॉजिटिव स्ट्रेस, और एक होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस होता है आपका नेगेटिव स्ट्रेस। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है ना वो आपको मोटिवेट करता है, मतलब किसी भी एक इंसान को वो मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करने से क्या होता है? उसकी परफॉर्मेंस जो होती है ना वो भी इम्प्रूव हो जाती है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे आप एक किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपके माइंड में थोड़ा ना थोड़ा आप स्ट्रेस फील करते हैं, बट उस स्ट्रेस से क्या होता है? आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद भी आपको हल्का हल्का स्ट्रेस फील हो रहा होता है, बट आप एंड में रिज़ल्ट वो जो होता है ना पॉजिटिव आता है। ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रेस होता है ना, नेगेटिव स्ट्रेस, वो क्या करता है? एंजाइटी क्रिएट करता है, आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है आपके लिए। ठीक है, उससे क्या होता है? आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? कंटिन्यूस वर्क प्रेशर। अब मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और दिन रात काम ही कर रहे हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये नेगेटिव स्ट्रेस होगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा, आपकी इमोशनल हेल्थ भी उससे ख़राब होगी। तो इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है ना वो होता है आपका नेगेटिव स्ट्रेस। आगे बताया है सोर्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस के ना क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये जो स्ट्रेस है ना वो मिल सकता है। तो पर सबसे पहला बताया है स्ट्रेस के सोर्सेज में कि हमें पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी स्ट्रेस हो सकता है। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है हमारे साथ तो भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, फैमिली इशू की वजह से हो जाता है, एकेडमिक प्रेशर,
पढ़ाई की वजह से या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ नहीं होती, तब भी क्या होता है, मनी की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। वर्क प्लेस की डिमांड होती है कभी कभी कि आप अच्छे से इनपुट दें, ठीक है, या आप अच्छे से काम करें, या जितना भी वर्क है वो डेडलाइन से पहले पहले कंप्लीट कर लें। तो कुछ वर्क प्लेस डिमांड्स की वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी स्ट्रेस होता है। अगर कोई फिज़िकली फ़िट नहीं है तो भी वो स्ट्रेस में आ जाता है, जस्ट वो अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगता है। देन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं स्ट्रेस के जिससे क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होते हैं। अब व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस स्ट्रेस द बॉडी एक्टिवेट्स अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जब भी ये जो स्ट्रेस है ना हमारा बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है ना, स्ट्रेस हम फील करने लगते हैं ना, कोई भी इंसान एक्सपीरियंस करता है जब स्ट्रेस को, तो बॉडी के अंदर कुछ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा है, जैसे अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है ना तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, आप बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग करने लगते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना वो रिलीज़ होने लगते हैं आपकी बॉडी से, जो इन सब चीज़ों को क्रिएट करते हैं। इंक्रीज़ अलर्टनेस, आपकी अलर्टनेस इंक्रीज़ हो जाती है उस दौरान। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 जो है फिनिश हो गया। यूनिट नंबर 2 में हमें मॉडल्स बताए हैं स्ट्रेस के। तो पहला जो मॉडल है ना स्ट्रेस का वो है आपका सेलेस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS, ठीक है। इसको डेवलप किया था हैंस सेले ने, इसीलिए इनका जो नाम था ना इस सिंड्रोम का, वो सेलेस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इनके नाम से ही पड़ गया, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन करी है स्ट्रेस की 3 स्टेजेस के बारे में, ठीक है। इनके मुताबिक जो स्ट्रेस है ना उसके 3 स्टेज होती हैं। तो स्टेज नंबर 1 जो होता है वो होता है अलार्म रिएक्शन, ठीक है। स्टेज नंबर 1 अलार्म रिएक्शन होता है, स्टेज नंबर 2 रेजिस्टेंस होता है, एंड स्टेज नंबर 3 एग्जॉशन होता है। अलार्म रिएक्शन क्या होता है, इसमें ना आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि आपको स्ट्रेस है, ठीक है। और जो आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं बनने, जैसे अभी बताया ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं। तो ये जो आपके अलार्म रिएक्शंस होते हैं ना, इसी के अंदर सबसे पहले आपकी बॉडी आपके स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज़ करती है, देन ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं होने। सेकंड में होता है रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी क्या कर रही होती है ना, कोशिश कर रही होती है इस स्ट्रेस को अडेप्ट करने की, ठीक है, इससे अपने आप को मैच करने की। उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है ना वो पर्सन कंटिन्यूस फंक्शनिंग, और इसमें क्या होता है इंसान ना खुद उस पर काम कर रहा होता है। क्या तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ना उस स्ट्रेस से ओवरकम करने की, या उससे बाहर निकलने की, उसे कोप अप करने की। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसकी फंक्शनिंग में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको ओवरकम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये स्टेज नंबर 2 होती है। स्टेज नंबर 3 होती है एग्जॉशन, जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ड्रेन एनर्जी। अब होता क्या है, जब आप लंबे टाइम से स्ट्रेस में ही है ना तो उससे आपकी एनर्जी ड्रेन चली जाती है, ठीक है, और आप बीमार और थका हुआ भी फील काफ़ी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी सेलेस जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की, ठीक है। अब दूसरा क्या है, लेज़ारस एंड फॉल्कमैन्स ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग ना जो हमारा स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो जो पर्सन है ना उसको परसीव करता है और इवेल्युएट करता है सिचुएशन को, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो प्रोसेस हैं आपके, एक तो प्राइमरी अप्रेजल है, दूसरा सेकेंडरी अप्रेजल है। प्राइमरी अप्रेजल क्या करता है, इसके अंदर पर्सन डिसाइड वेदर द सिचुएशन इज़ हार्मफुल, थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग। तो प्राइमरी अप्रेजल के अंदर एक पर्सन ये चीज़ देखता है, डिसाइड करता है कि ये जो सिचुएशन है उसके सामने जो चैलेंजेस आया है कि क्या वो हार्मफुल है या थ्रेटनिंग है या चैलेंजिंग है या नहीं। देन सेकेंडरी अप्रेजल आता है। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है, पर्सन इवेल्युएट करता है वेदर दे हैव रिसोर्सेज टू डील विद इट, ठीक है। तो पहले उसने क्या हुआ, उसके सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई
जिससे वो डिसाइड कर रहा है कि हार्मफुल है, थ्रेटनिंग है उसके लिए या नहीं। जब वो ये चीज़ डिसाइड कर लेता है, देन सेकेंडरी अप्रेजल में क्या करता है, वो उसको इवेल्युएट करता है कि इससे डील करने के उसके पास रिसोर्सेज हैं या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 2 स्टूडेंट्स में फेस द सेम एग्ज़ाम, वन सीज इट एज अ चैलेंज, अनदर सी एज अ थ्रेट। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या बताया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, तो एक तो इसे क्या है, चैलेंज के तौर पर ले रहा है कि चैलेंज है और चैलेंजिंग है, और इसे क्या करेगा, वो रिसोर्सेज के साथ अपने डील कर लेगा, मीन्स अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है, और इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। और दूसरे के लिए क्या हो सकता है, एग्ज़ाम थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है, एक थ्रेट हो सकता है, डर हो सकता है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। देन यूनिट नंबर 3 हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस, ठीक है। अब स्ट्रेस प्रोननेस मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस ईजीली। अब इसमें क्या बताया हुआ है, जो स्ट्रेस प्रोननेस होता है ना, इसका मतलब क्या है, किसी भी एक पर्सन की टेंडेंसी, एबिलिटी, ठीक है, कि वो क्या करे, उस स्ट्रेस को इजीली एक्सपीरियंस कर ले। कुछ लोग होते हैं कि स्ट्रेस को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसमें यही बताया कि पर्सन की टेंडेंसी कैसी है, ठीक है, कि वो जो स्ट्रेस फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको ईज़िली हैंडल करने की। तो इसके अंदर ना कई फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है पर्सनालिटी फैक्टर। पर्सनालिटी फैक्टर में क्या होता है, आपका एक टाइप ए पर्सनालिटी होती है और एक टाइप बी पर्सनालिटी होती है। तो टाइप ए पर्सनालिटी क्या होती है ना, ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कॉम्पिटिटिव होती है, इम्पेशेंट होती है, टाइम कॉन्शियस होती है, मोर स्ट्रेस प्रॉन होती है, ठीक है। टाइप ए पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है, ठीक है, और इम्पेशेंट होती है, उसके अंदर सब्र नहीं होता, हमेशा टाइम को लेके कॉन्शियस रहता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होता है ना, ये स्ट्रेस इसको होता रहता है हर समय पे। और जो टाइप बी पर्सनालिटी है ना, वो एकदम रिलैक्स्ड रहती है, किसी बात की ज़्यादा टेंशन नहीं लेती है, ठीक है, पेशेंट रहती है, सब्र उसमें बहुत होता है, और लेस स्ट्रेस प्रॉन होती है, मतलब उसके अंदर जो स्ट्रेस है ना वो इतना ज़्यादा नहीं क्रिएट हो पाता, तो लेस स्ट्रेस प्रॉन होती है। देन अगला फैक्टर बताया है कॉग्निटिव फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कॉग्निटिव फैक्टर में बताया है कि ऐसे लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं, हर वक्त नेगेटिव सोचना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के लिए ओवर थिंक कर लेना। तो ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ये क्या होती है, आपके स्ट्रेस को लंबे समय तक आपके अंदर बनाए रखती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को अपना लेना, ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो आपको लगता है कि आप जानते हैं कि रियल नहीं है, बट फिर भी आपने बना रखी हैं, ठीक है। और पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाना, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये सब हो जाता है। अगला बताया है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें अपना रोल अच्छे से प्ले कर लेते हैं। जैसे नॉइज़ है, तो किसी को शोर से भी क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, हेडेक होने लगता है। तो नॉइज़ भी क्या करता है, आपका स्ट्रेस बढ़ाता है। क्राउडेड प्लेस, जितने भी क्राउडेड प्लेस होते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, उसमें भी क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, वहाँ से निकलना, ठीक है। और जब धक्का लगता है, धक्का मुक्की होती है, तो उसमें भी क्या होता है, कई क्राउडेड प्लेस में, तो वहाँ से उस वक्त अगर आपने 2 मिनट भी वहाँ स्पेंड कर लिए ना, तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है उस प्लेस से, ठीक है। तो क्राउडेड प्लेस से भी क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। वर्क प्लेस प्रेशर होता है, जहाँ आप काम करते हैं, जॉब का प्रेशर भी रहता है आपको, ठीक है, कि डेडलाइंस जो हैं काम की वो आपको करनी है। तो एवरीडे जो आपका वर्क रहता है जॉब प्लेस पर, उससे भी आपका स्ट्रेस क्रिएट होता है, काम का प्रेशर, ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर बताया है। लाइफस्टाइल फैक्टर भी क्या करता है ना, स्ट्रेस में अपना बहुत अच्छे से रोल प्ले कर देता है।
लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे कि मान लीजिए लैक ऑफ स्लीप, अगर आप अच्छे से नहीं सोते हैं, समय से नहीं सोते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं अपनी, तो ये भी क्या करता है, आपका फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल आपको ड्रेन कर देता है। ठीक है। पुअर डाइट, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, या न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं, जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंड है, प्रोसेस्ड फूड पे ज़्यादा डिपेंड है, तो पुअर डाइट भी क्या करती है, आपका स्ट्रेस लेवल को हाई कर देती है। ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना, या खाया तो फिर वहीं बैठे रहना एक जगह। ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, आपका स्ट्रेस क्रिएट होता है, आपकी बॉडी ना अपने अंदर स्ट्रेस को स्टोर करती रहती है, तो फिर वो एकदम से ही बाहर निकलता है वो स्ट्रेस। ठीक है। हमें रियलाइज़ तो नहीं होता, बट सडनली जो है, जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है ना, तब हम पैनिक कर जाते हैं, तो वो क्या होता है, स्लोली हमारी बॉडी उस स्ट्रेस को ना अपने अंदर फील करती रहती है, स्टोर करती रहती है, बट हमें पता नहीं चलता। तो ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं ना, ये भी अपना बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। एक्सेसिव वर्कलोड, ज़्यादा वर्कलोड ले लेना। ठीक है। ज़रूरत नहीं होती है वर्कलोड इतना लेने की, बट फिर भी हम क्या करते हैं, ज़्यादा काम के बारे में ही हर वक्त सोचते रहना। ठीक है। तो एक्सेसिव अगर हम काम करते हैं तो भी हमें स्ट्रेस होता है। अब इफ़ेक्ट क्या होते हैं स्ट्रेस के, यूनिट नंबर 4 में बताया है कि जो स्ट्रेस है ना, वो अफेक्ट करता है हमारे डिफरेंट एरिया को। मतलब अगर किसी इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसके अलग अलग एरिया पे वो अफेक्ट उस पर्सन की लाइफ में करेगा। सबसे पहला अफेक्ट जो है ना, वो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को ही करता है। फ़िज़िकल इफ़ेक्ट कैसे आता है, फ़िज़िकल इफ़ेक्ट में उसको हेडेक होने लगेगा, सर दर्द हो जाएगा। ठीक है। फैटीग, वो थका हुआ फील करेगा। अब हालांकि अगर वो स्लीप पूरी ले रहा है अपनी, फिर भी वो जब उठेगा ना, तो उसको थकान सी फील होगी उठने के बाद भी। ठीक है। एंड हर वक्त उसको ना लेटे रहने का मन करेगा। स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या तो स्लीप ज़्यादा आएंगी या तो नींद जो है वो कम आएगी। ठीक है। इसमें आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है आपकी। अगर इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो आप कैसे आपकी बॉडी फाइट कर पाएगी। ठीक है। अब इसलिए न्यूट्रिशियस फूड लेना ज़रूरी होता है। अगला बताया साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। ठीक है। डिप्रेशन हो जाता है, इरिटेशन आप फील करते हैं, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है, इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है एक तरह से। ठीक है। आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। ठीक है। आप ध्यान एक जगह नहीं लगा पाते हैं अपना, और इरिटेशन फील करते हैं। कोई अगर आपसे कोई बात कहे तो आप बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं किसी भी बात को सुन के, चाहे वो नॉर्मल ही बात क्यों ना हो। ठीक है। इमोशनली ड्रेन रहते हैं हमेशा, और डिप्रेशन फील करना। ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर लेना। ये कुछ साइकोलॉजिकल आपके इफ़ेक्ट हैं। अगला बताया है बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स के बारे में। आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती है, या तो आप ज़्यादा खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं, या फिर आप कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सब्सटेंस यूज़, कौन से सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं। आप अगर प्रोसेस्ड फूड पे अपनी डाइट को पूरा जो है वो सिर्फ प्रोसेस्ड फूड से ही कंप्लीट करते हैं, तो भी क्या होता है, उससे आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट पड़ता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है आपका, कि आप जो है जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम पीपल, धीरे धीरे क्या होता है, अपनी जो सोशल कनेक्टिविटी है ना, उसको रिड्यूस कर देना, मतलब अकेले रहना। ठीक है। अपने फ्रेंड्स सर्कल कम कर देना, और लोगों से कम बात करना, उनसे इंटरेक्ट ना करना, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी हो जाना। सो रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो भी रिड्यूस हो जाती है। इफ़ेक्ट ऑन परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट आता है। ठीक है। अगर आप इतना सब चीज़ें आप फेस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी परफॉर्मेंस भी उसका असर देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस पे। अब जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है ना, वो आपका फोकस इम्प्रूव कर सकता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कैसे, कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम था, आपको स्ट्रेस हुआ कि यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, अब मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो वो स्ट्रेस में क्या हुआ, ये जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ आपके लिए पॉजिटिवली क्रिएट हुआ ना, तो आप उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या होता है, वो रिड्यूस कर देता है आपकी एफिशिएंसी एंड क्रिएटिविटी को। मतलब अगर आप लंबे टाइम से स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, ठीक है, और आपको हर एक अपने एरिया में लाइफ के स्ट्रेस ही स्ट्रेस मिल रहा है,
तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्रिएट करने की जो क्षमता होती है ना, क्रिएटिविटी एबिलिटी जो होती है ना आपकी, वो भी कम हो जाती है, आपके काम की एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपके काम में फिर मन लगना भी बंद हो जाता है। अब इसका रिलेशनशिप पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आप एंगर एंड फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमेशा एंग्री रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, ठीक है। कोई अगर आपसे प्यार से बात कर दे या आपसे कुछ कह दे तो भी क्या होता है, आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन है, कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैसे, अगर हम अपनी बातों को सही से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे, तो उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और कम्युनिकेशनल गैप आने के कारण, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण जो है उससे भी रिश्ते फिर बिगड़ जाते हैं, चाहे वो आपकी फैमिलीज़ में हो या आपके फ्रेंड के रिगार्डिंग हो। सोशल विड्रॉल होता है, इसमें क्या होता है, आप अपनी कनेक्टिविटी कम कर देते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। आप सोशली लोगों से इंटरेक्ट करना कम कर देते हैं, अकेले रहना ज़्यादा बेटर फील करते हैं। तो ये भी क्या करता है आपको, ये जो करता है ना, स्ट्रेस की वजह से ही होता है कि आप जो है स्ट्रेस में हैं, इसी वजह से जो है आप लोगों से कम मिलते हैं, मिलना पसंद नहीं करना या सोशल गैदरिंग में नहीं जाना। तो ये सब आपका सोशल विड्रॉल में आ जाता है। आई होप आपको ब्लॉक नंबर 1 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ब्लॉक नंबर 1 में यही सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता देती हूँ। इसके अगर आंसर्स भी आपको चाहिए ना, ये आंसर वाली वीडियो भी चाहिए ना, तो भी आप एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको आंसर वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से आंसर्स अपने फ्रेम करने हैं फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है, डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है आप बता ही देंगे, ठीक है। एक्सप्लेन कर देना उसके नेचर्स के बारे में कि नेचर कैसा होता है स्ट्रेस का। देन एक्सप्लेन स्लेज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, इसकी तो हमने बात कर ली, वो भी वही आपको एज इट इज़ एक्सप्लेन कर देना है। देन कुछ थोड़ा पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो इलेबोरेट कर दीजिएगा। डिस्कस लेजरस एंड फॉकमैन्स मॉडल ऑफ स्ट्रेस, इन दोनों के मॉडल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रॉननेस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस प्रॉननेस जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मैंने आपको सारे फैक्टर्स जो हैं ऊपर अभी अच्छे से डिस्कस करें, आपको यही फैक्टर्स लिखने हैं और इनके कुछ पॉइंट्स जो बताए हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिस्क्राइब द फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में अगर हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, ठीक है, कि स्ट्रेस के क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं हमारे डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ में, तो उसी में से आपको फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में बता देना है। इसी के साथ हमारा अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक नंबर 2 आपका बताएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, कि जो आपने स्ट्रेस पढ़ लिया है ना, कि ये इतनी सी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में स्ट्रेस को क्रिएट कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5 बताती है कोपिंग विथ स्ट्रेस, मतलब किस तरीके से हम स्ट्रेस से कोप अप कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे रिसोर्सेज या क्या क्या ऐसे अपनी एबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर लें जिससे हमारा ये जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाए। सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है, कि कोपिंग का मीनिंग क्या होता है। तो कोपिंग रेफर्स टू द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू मैनेज स्ट्रेस सिचुएशन। तो कोपिंग क्या है, आपका कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स हैं, ठीक है, आपका बिहेवियरल और कॉग्निटिव एफर्ट जो आप मेंटली भी प्रिपेयर होकर लगा रहे हैं एंड आपके बिहेवियर में भी वो चीज़ दिख रही है। तो ये दोनों यूज़ करता है एक पर्सन अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए, अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू लेजरस एंड फॉकमैन, कोपिंग इन्वॉल्व्स कंस्टेंटली चेंजिंग थॉट्स एंड एक्शन टू डील विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड। अब इसके अंदर क्या होता है, लेजरस एंड फॉकमैन का कहना है कि जो कोपिंग है ना उसके अंदर एक इंसान अपने थॉट्स को ना कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, अपने एक्शंस को जो है ना उस सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है ताकि क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है एक तरह से, ठीक है, अपने थॉट्स चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से चाहे वो इंटरनली उस चीज़ को फील कर रहा हो या एक्सटर्नल डिमांड्स कैसे भी हों, ठीक है, सिचुएशन कैसे भी हो, चाहे वो उसके खुद के अंदर की फीलिंग्स हो या चाहे बाहर की डिमांड्स हो,
तो उन दोनों से ही वो क्या करता है, अच्छे से फिर डील कर लेता है। अब गोल्स क्या होते हैं कोपिंग के? हमें जो कोपिंग है ना, मतलब स्ट्रेस से उभरने की जो क्षमता है, उसका गोल क्या है, क्यों उभरना चाहिए? सबसे पहला जो है ना, ये हमारी बॉडी में से स्ट्रेस को कम कर देता है। इमोशनली जो हम ड्रेन रहते हैं ना, उसको भी कम कर देता है। हमारी प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम अपने माइंड से स्ट्रेस को निकाल दें तो हमारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, इजीली। सो साइकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। अगर आपने अपने स्ट्रेस से अच्छे से डील कर लिया तो जितना भी साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था ना, जितनी भी ओवर थिंकिंग थी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब जो चीज़ें थी, वो भी क्या होगी, आपकी बैलेंस में आ जाएगी। हार्मनी एंड पीस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से क्या होगा, अगर आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती भी है ना लाइफ में, तो भी आप उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लोगे या फिर आप उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉल्व कर लोगे। और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देता है। इससे फिर हम ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते, अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे थॉट्स माइंड में आते हैं, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल लाइफ जो है ना, इससे बहुत अच्छी हो जाती है अगर हम अपने स्ट्रेस से कोप अप कर लेते हैं तो। अगला बताया कॉपिंग स्टाइल्स, ठीक है, कोपिंग स्टाइल्स। तो किस तरीके से हम कोप अप कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से स्टाइल्स हैं जिसको हम फॉलो करके कोप अप कर सकते हैं। तो पहला बताया प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, ठीक है। इट फोकस ऑन डीलिंग डायरेक्टली विद द कॉज ऑफ स्ट्रेस। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग क्या होती है कि हम सीधा फोकस करते हैं अपना प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं और उसी से देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको डायरेक्टली, क्या चीज़ ऐसी है जो हमें स्ट्रेस दे रही है। एग्जाम्पल के लिए मेकिंग प्लान्स, टाइम मैनेजमेंट, सीकिंग सॉल्यूशन, टेकिंग एक्शन। इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने उसमें सीधा फोकस कर लिया कि इस वजह से जो है मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे या मेरे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए प्लान्स बनाएंगे कि हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अपना टाइम मैनेज करेंगे। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की कुछ दिक्कत आ रही है, टाइम की वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं सही से, या काम का प्रेशर ज़्यादा आ गया है, तो अपने टाइम को मैनेज करेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, ठीक है, और उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस ले लेंगे। तो ये यूज़फुल होता है आपका, तब यूज़फुल होता है ये आपका प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, जब ना आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इमोशनल फोकस्ड कोपिंग, अब आपने एक तो पढ़ लिया कोपिंग स्टाइल में कि प्रॉब्लम फोकस कोपिंग होती है, जिसमें आप फोकस करते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम पे और सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है, देन आप उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली उस प्रॉब्लम पे फोकस करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब होता है इमोशन फोकस कोपिंग। इसके अंदर क्या होता है, इट फोकस मैनेजिंग इमोशंस, इमोशनल रिएक्शन कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। अब क्या होता है, इसमें जो इमोशनल रिएक्शन हुआ है ना स्ट्रेस की वजह से, उस पर हम फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से अपने इमोशनल रिएक्शन को सही कर सकते हैं जो स्ट्रेस के कारण हुआ। एग्ज़ाम्पल के लिए देखें अगर, तो सबसे पहले रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, टॉकिंग विद अदर, पॉजिटिव थिंकिंग एंड यूज़फुल व्हेन द सिचुएशन कैन नॉट बी चेंज्ड ईजीली। अब मान लीजिए प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि जो सॉल्व नहीं हो सकती ईजीली, ठीक है, आपके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि अभी आप फ़िलहाल के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसको सोचते सोचते जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको इमोशनल रिएक्शन को ना अपने मैनेज करना होता है। इससे आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक अपना सकते हैं, ठीक है, रिलैक्स कर सकते हैं, या कुछ ऐसा काम जो आपको खुशी देता है थोड़े पल के लिए, या कुछ ऐसा वर्क जो आपको प्रेजेंट टाइम की जो रियलिटी है ना उससे थोड़ा सा एस्केप कर दे, बाहर निकाले,
जैसे किसी के लिए ड्राइंग होता है, किसी के लिए कोई और भी हॉबी हो सकती है। मेडिटेशन करना, ठीक है, मेडिटेशन माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ से भी क्या होता है, आपका जो माइंड है ना वो शांत हो जाता है। टॉकिंग विद अदर्स, दूसरों से बात करना, अपना जो भी थॉट है ना या फीलिंग है किसी को भी ऐसे इंसान को कहना जो लगता है आपकी जेन्युइनली केयर करे। पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ओवर थिंकिंग ना करना, नेगेटिव थॉट्स ना लाना माइंड में, पॉजिटिव थॉट्स लाना कि नहीं ये सिचुएशन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसी है बट आने वाले टाइम में ऐसी नहीं रहेगी, आप उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव थॉट रखना। अब नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोएक्टिव कोपिंग होता है। प्रोएक्टिव कोपिंग क्या होता है, प्रिपेयरिंग वन सेल्फ बिफोर स्ट्रेसफुल सिचुएशन अकर। मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन के आने से पहले ही अगर हम खुद को प्रिपेयर रखें कि हमें पता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में, तो उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा आपका, उससे पहले से ही अपने आप को ढाल लेना या अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम्पल के लिए, डेवलपिंग स्किल्स बिफोर फेसिंग चैलेंजेस, ठीक है, स्किल्स डेवलप कर लेना चैलेंज को फेस करने से पहले। मान लीजिए आप जाएंगे किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है, और आपसे जो पहला क्वेश्चन है ना वो यही पूछ लेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप पहले क्वेश्चंस के लिए क्या, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, खुद को प्रिपेयर करके जाएंगे ना, ताकि आपको वहाँ पे बैठे बैठे स्ट्रेस ना हो कि अब ये क्या पूछ लिया है और मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं इसके बारे में। या उसने आपसे जो है आपकी हॉबीज़ पूछ लिया या कुछ ऐसा पूछ लिया जो आपको लगता है कि यार इसके लिए तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप क्या करेंगे, उसके लिए सिचुएशन के लिए पहले ही अपने स्किल्स को रेडी कर लेंगे। डी बताया आपका अवॉइडेंट कोपिंग। अवॉइडेंट कोपिंग क्या होती है, ट्राइंग टू एस्केप और इग्नोर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिचुएशन है ना जो हमें स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, ऐसी सिचुएशन को ना हम या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर हम इसके एस्केप करने या इससे बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। एस्केप मतलब इससे छुटकारा पाना, एक तरह से इग्नोर कर देना, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको अभी कोई स्ट्रेस है किसी बात का, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आप उस बात को अवॉइड कर दो, उस बात को ना सोचो अभी फ़िलहाल के लिए, तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे, उससे बात ही नहीं करोगे, उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, डिस्ट्रैक्ट कर लोगे अपने आप को या डिनायल में आ जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपने कोपिंग के जो हैं, कोपिंग स्टाइल में आपने 4 स्टाइल पढ़ लिए कोपिंग के। पहला होता है प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, दूसरा इमोशन फोकस्ड कोपिंग, थर्ड वन इज़ प्रोएक्टिव कोपिंग एंड फोर्थ इज़ अवॉइडेंट कोपिंग। अब नेक्स्ट यूनिट में बताया है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके यूनिट नंबर 6, 7, 8 है ना, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में ही बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली टेक्निक है रिलैक्सेशन टेक्निक। आपको ये टेक्निक्स अच्छे से याद रखनी है क्योंकि यूनिट 6, 7, 8 में भी क्वेश्चंस जो है आपसे पूछता है वो टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। तो आप अगर आपको टेक्निक्स अच्छे से याद होंगी तो आप अपने एग्ज़ाम में भी टेक्निक्स को अच्छे से लिख पाएंगे, है ना, पॉइंट विद पॉइंट बना के, हेडिंग सब हेडिंग बना के लिख लेंगे। तो पहली टेक्निक क्या है आपकी, रिलैक्सेशन टेक्निक है। रिलैक्सेशन टेक्निक क्या करती है, रिलैक्सेशन जो टेक्निक होती है ना वो रिड्यूस कर देती है फिज़िकल और मेंटल टेंशन को, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक जब हम रिलैक्सिंग मोड पे आ जाते हैं ना तो हमारी जो बॉडी में या फिर हमारे माइंड में जो भी टेंशन चल रही होती है ना वो सब रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। अब इसका टाइप क्या होता है, कितने टाइप की होती है ये इससे बताया। एक तो होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जिसको हम PMR भी कहते हैं। अगर आपको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन याद करने में डिफ़िकल्टी होगी तो आप PMR सिंपली जो इसकी एब्रीविएशन है वो याद कर लीजिएगा, देन आप इसको लिख पाएंगे। डेवलप बाय एडमंड जैकबसन, इन्होंने ये डेवलप करी थी। इसमें क्या होता है आपके जो मसल्स हैं ना वो टाइटन हो जाते हैं, फिर रिलीज़ होती है टेंशन एंड फोकस ऑन फिज़िकल रिलैक्सेशन, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, फिज़िकल रिलैक्सेशन पे फोकस करते हैं, आपको फिज़िकली अच्छा फील कराना, फिज़िकली रिलैक्स फील कराना, इसका मेन मोटिव होता है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का। इसमें मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं, टेंशन रिलीज़ होती है। कुछ लोग देखा ना जो बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, ठीक है, जिम करते हैं और उनको कोई स्ट्रेस होता है ना लाइफ में, या उनको लगता है कि कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, अपनी फिज़िकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है उसका, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है इसमें, एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है ना वो लोअर हो जाता है, इम्प्रूव कर देता है स्लीप को। जाहिर सी बात है, आप बहुत मेहनत करेंगे, फिज़िकली बहुत मेहनत कर रहे होंगे, तो क्या होगा, आप फिज़िकली जब थक जाएंगे अच्छे से तो आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पे आ जाएगी, तो इससे आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है ना वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगली टेक्निक बताइए मेडिटेशन के बारे में। रिलैक्सेशन तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है ना वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम फोकस करते हैं अटेंशन के ऊपर एंड अपने माइंड को काम करने के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमारा माइंड जो है ना अटेंशन क्रिएट करता है और आपको काम फील करवाता है। बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट मेडिटेशन का ये है कि इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, आप इजीली जो है किसी चीज़ में कंसंट्रेट कर पाते हैं, या आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, आपका जो थॉट है ना वो इधर उधर नहीं भागता, दिमाग इधर उधर नहीं भागता है, एक ही जगह केंद्रित रहता है, एक ही जगह मतलब फोकस्ड रहता है, ठीक है। दूसरा बताया है इसमें आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, इमोशनल कंट्रोल इन्हांस हो जाता है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ ओवर एक्साइटेड नहीं होना और अपने आप को डाउन भी नहीं फील करवाना है, ठीक है, इमोशनल बैलेंस आ जाता है। टाइप बताएं इसके, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं एंड सेकंड आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन कर सकते हैं। अब माइंडफुलनेस में क्या होता है, माइंडफुलनेस में ना आपका माइंड जो है ना प्रेजेंट पे रहता है, ठीक है, प्रेजेंट की चीज़ों को रियलाइज़ करता है ताकि आपका वो जो स्ट्रेस है ना वो मेंटेन हो सके, ठीक है। कंसंट्रेशन मेडिटेशन भी होती है जिसमें आप एक जगह ध्यान लगाते हैं अपना, ताकि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े। योगा क्या करता है, आपका जो फिज़िकल पोस्चर होता है ना उसको हेल्प करता है सही करने में, ठीक है। योगा के अंदर आपका फिज़िकल पोस्चर ठीक होता है, ब्रीथिंग कंट्रोल आती है एंड मेडिटेशन भी आ जाती है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को ये इम्प्रूव कर देता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर देता है और मेंटल पीस को क्रिएट करता है। माइंडफुलनेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट, मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे रहना विदाउट जजिंग, ठीक है। अपनी जजमेंट को सामने ना लाना, सिचुएशंस को अवॉइड करना। और जैसे कि मान लीजिए अभी आपको माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ के लिए कह दिया जाए, आंख बंद करके जो है कानों से सिर्फ सुनिए आपको आसपास क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो आप क्या करेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट को फील करेंगे, ठीक है, कि आपको जो भी आवाज़ सुनाई देगी ना अपने कानों में वो इतना आपको पीस क्रिएट कर देगी, इतना शांत कर देगी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब हालांकि हम ऐसी वॉइसेस या ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको बर्ड्स के साउंड आ गया, ठीक है, या कहीं से पानी के गिरने का आवाज़ आ गई है, तो ऐसा क्या होता है कि हम ये चीज़ें तो नॉर्मली देखते हैं बट उसको कभी फील नहीं करते। बट माइंडफुलनेस में क्या होता है, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उससे अवेयर हो पाते हैं एंड उसको फील करते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, बेटर इमोशनल रेगुलेशन, रिड्यूस नेगेटिव थिंकिंग, इम्प्रूव्ड सेल्फ अवेयरनेस। इसमें क्या होता है ना, आपका इमोशनल रेगुलेशन, जो आपके इमोशंस हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, मतलब आप हर एक चीज़ को अच्छे से फील कर पाते हैं। अगर आप खुश होते हैं तो आप हैप्पीनेस को अच्छे से फील कर पाते हैं, ठीक है। आपकी नेगेटिव थिंकिंग को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, सेल्फ़ अवेयरनेस को बढ़ा देता है। इसमें क्या है ना, आप अपने बारे में और भी अच्छी जो बातें हैं ना जो आपने डिस्कवर नहीं करी वो भी डिस्कवर कर लेते हैं।
अब फिफ्थ वन है बायो फीडबैक। बायो फीडबैक एक ऐसी टेक्निक है वेयर पीपल लर्न टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन यूजिंग फीडबैक डिवाइसेस। ठीक है, अब बायो फीडबैक क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, अपने बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं फीडबैक डिवाइसेस का यूज़ करके। एग्जांपल के लिए हार्ट रेट, मसल टेंशन, ब्रीथिंग रेट। आपने देखा होगा ना बायो फीडबैक, आप कि आपके स्टेप्स को भी काउंट करना है ना। आप इसमें ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो अपने स्टेप्स को काउंट करना कि आपने आज जो है ना कितने स्टेप्स चले। तो लोग क्या करते हैं ना, बायो फीडबैक टेक्निक या डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिससे वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सके, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सके कि हाँ, अगर आपने आज टारगेट बनाया है कि आपको 8000 स्टेप्स चलना है, तो आप क्या करोगे, उसको आप उसी पे ना आपका ध्यान रहेगा कि हाँ, मुझे आज के आज ये 8000 स्टेप्स जो अपने कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से अपने हार्ट रेट को मेज़र करना, ठीक है, मसल्स टेंशन, ब्रीथिंग रेट, इनको चेक करना। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी फंक्शन कर रही होती है ना वो हमारे कंट्रोल में, हम उसको रखने की कोशिश करते हैं। बेनिफिट इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस कंट्रोल में रहता है और रिलैक्सेशन एबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगला बताया आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 2 में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। Cognitive restructuring means changing negative thoughts into realistic and positive thoughts. इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना उनको रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट में हम चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे कि समझ लो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आया कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, आई विल फेल, हालांकि आप नहीं हो गए, आई नो, ठीक है, नेगेटिव थॉट आया। सो आपने क्या किया, पॉजिटिव थॉट क्या बनाया, आई कैन प्रिपेयर एंड इम्प्रूव। ठीक है, कि मैं प्रिपेयर करूँगा और इम्प्रूव कर लूँगा, ऐसी सिचुएशन आने नहीं दूँगा। तो नेगेटिव थॉट से अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा वो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग होगा। इसके स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करना कि आप ऐसी क्या चीज़ है जिसको नेगेटिवली सोच रहे हो। ठीक है, देन इरेशनल बिलीफ को चैलेंज करना। ठीक है, और अपनी सोचने की जो कैपेसिटी है ना उसको आप चैलेंज कर रहे होते हो कि नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगा बल्कि मैं उसको बैलेंस कर दूंगा अपने थॉट को रिप्लेस करके। ठीक है, बेनिफिट क्या होते हैं इससे ना, आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। आप नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे ना तो एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिवली कम सोचोगे, पॉजिटिव ज़्यादा सोचोगे तो आपका एंजाइटी कम हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि नहीं आप कर लोगे। ठीक है, सेकंड बताया टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, आप टाइम को इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हो, अच्छे से यूज़ करते हो ताकि आपका जो प्रेशर है ना वो कम हो जाए। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है ना एग्ज़ाम के एंड में ही पढ़ना, 1-2 दिन पहले ही पढ़ना, और उसी को अगर हम सालों से, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है और उसको हम कवर कर रहे होते हैं शुरू से ही, तो एकदम से प्रेशर नहीं आता कि हाँ हमें एक ही दिन में सारी चीज़ें जो है ना, पूरी की पूरी बुक है ना एक ही दिन में माइंड में भरनी है। तो इसमें क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट मतलब अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज करके चलो कि आपको एंड में वो प्रेशर ना फील हो। ठीक है, टेक्निक्स क्या है, टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा टास्क आपको सबसे पहले करना है और सबसे पहले करना ज़रूरी भी है। इम्पॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले रख देना, मतलब फर्स्ट नंबर पे रख देना। प्लानिंग करना कि किस तरीके से आप जो है अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं या टाइम को मैनेज कर सकते हैं। शेड्यूल और गोल बनाना। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना, मतलब ये टाल देना कि नहीं यार आज तो बना लिया है प्लान, आज नहीं कल करूँगा, कल से करूँगा फॉलो। ठीक है, तो कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, और अपना जो काम है वो समय से पूरा करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपने जो आपका ब्लॉक 2 में यूनिट 7 था ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, इसमें आपने 2 टेक्निक पढ़ ली, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग वाली और एक टाइम मैनेजमेंट वाली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्या है, यूनिट नंबर 8, ये लास्ट यूनिट है आपके ब्लॉक का, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 3rd। इसमें क्या है, सबसे पहली टेक्निक इंटरपर्सनल स्किल्स।
इंटरपर्सनल स्किल्स को जो है बनाना। अब गुड रिलेशन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। अगर आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, दैट मीन्स अगर आपके पास पॉजिटिव फ्रेंड्स होंगे या ऐसा पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल होगा या फैमिली में कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग होंगे जो आपको क्या करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अब हेल्प वो कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप हैं, ठीक है, और आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव ही लोग भरे पड़े हैं और उनकी लाइफ में भी नेगेटिवली ही चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही आपको देखने को सिर्फ मिल रहे हैं, तो क्या होगा कि आप भी जो है ना नेगेटिव हो जाएंगे दुनिया से। आपको भी लगेगा कि नहीं सिर्फ नेगेटिविटी ही है और पॉजिटिविटी आपने कभी देखी ही ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो थॉट है ना उन्हीं के जैसा हो जाएगा, आप उन्हीं के जैसा सोचने लगेंगे। तो अगर आपके साथ कोई अच्छी भी चीज़ हो रही होगी ना, आप उसमें भी बुराई ढूंढने लगेंगे। तो इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आपकी लाइफ में। इसलिए क्या होता है, हम कहते हैं ना हमारे आसपास अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए, गुड फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, पॉजिटिव लोग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर सामने वाला इंसान पॉजिटिव होता है ना और आप नेगेटिव भी फील कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अपनी बातों से आप उसकी बातें सुनोगे ना तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास खुद भी नेगेटिव और नेगेटिव लोग ही हैं तो आप नेगेटिव ही रहोगे, ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। तो इसलिए जो है ना गुड रिलेशन जो है बहुत मेहनत, मतलब आपका बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, ताकि आपका जो स्ट्रेस है ना वो भी मैनेज हो पाए। इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होती हैं इसके अंदर, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग थॉट्स क्लियरली, लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अदर, असर्टिवनेस, एक्सप्रेसिंग नीड्स रिस्पेक्टफुली। तो आप क्या करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स में, अपनी बात को अच्छे से कहते हैं लोगों से, अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो आप फील कर रहे होते हैं ना आप अच्छे से बता पाते हैं, उनकी भी सुनते हैं, आपकी लिसनिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। आप दूसरों को भी समझते हैं, लोग आपको भी समझते हैं, और फिर क्या होता है, आप रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक्सप्रेस करने लगते हैं। सामने वाला आपसे एक्सप्रेस करता है, आप उससे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, ये सारे फिर चले जाते हैं, आपका जो स्ट्रेस होता है ना वो भी मैनेज हो जाता है। बेनिफिट होता है कि इससे आपके रिलेशंस बेटर होते हैं, सोसाइटी में लोग आपको सपोर्ट करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, लड़ाई झगड़े इतने नहीं होते। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो और सामने वाला भी आपको समझ पा रहा है और अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई होने का या प्रॉब्लम क्रिएट होने का कोई चांस ही नहीं है। अगला बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना आपका एक सिस्टमेटिक मेथड है किसी भी स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम को हैंडल करने का, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, आइडेंटिफाई करना सबसे पहले कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर सॉल्यूशन जनरेट करना, ठीक है, चूज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटेड, इवेल्युएट रिजल्ट। ये कुछ इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझ में आ गया आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपके ये जो लास्ट यूनिट थी ना, इसके अंदर दो ही चीज़ बताई हुई है सेम। एक तो इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में कि मतलब अच्छे रिलेशन किस तरीके से हमारा स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, और एक बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। सो ब्लॉक नंबर 2 में से आपके ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने 8, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन डिफरेंट कोपिंग स्टाइल। कोपिंग स्टाइल आप पढ़ चुके हैं ना, आपको बस वो कोपिंग स्टाइल एक्सप्लेन करने हैं। डिस्कस प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड कोपिंग, ये भी आप पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वही एक्सप्रेस करना है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस पे शॉर्ट नोट, ठीक है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, बस आपको एक्सप्लेन करना है इस आंसर में। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस रिडक्शन, टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल होता है स्ट्रेस को कम करने के लिए, ये भी आप पढ़ चुके हैं।
इंटरपर्सनल स्किल्स एंड देयर रोल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरीके से हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। 8 वाला जो है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब करना है। तो ये अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़े ना, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, जनरेट करो सॉल्यूशन, चूज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। तो इसके अंदर आप कोई सा भी एग्जाम्पल जो है फिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे, उसी की वजह से आप स्ट्रेस में आ रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने आइडेंटिफाई किया, अपने थॉट्स को एनालाइज़ किया, तो आपको पता चला वो प्रेशर किसका है, एग्ज़ाम का है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या हुई, एग्ज़ाम हुई, उसके रिगार्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि आपका जो मेन स्ट्रेस का रीज़न है वो एग्ज़ाम है, ठीक है। अब उसमें आप सॉल्यूशन जनरेट करेंगे कि आपके पास इतना टाइम है, आप जो है इस हिसाब से अगर अपना सिलेबस कवर करेंगे तो इतनी जल्दी आप अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। और आप टेक्निक्स बनाने लगेंगे ना सॉल्यूशन जनरेट करने की, हाँ अगर मैं इतना पढ़ूँगा तो मेरा जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक बार रिवाइज़ भी कर लूँगा। तो उसके लिए आप बेस्ट सॉल्यूशन, जो आपने 2-3 सॉल्यूशन लिखे हैं उसमें से आप जो है बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा आप उसको चूज़ कर लेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद जो है आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे और रिज़ल्ट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका ये कोर्स एंड हो गया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू। अगर आपको इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वीडियो चाहिए जिसमें आपको ये पता लग सके कि आंसर किस तरीके से फ्रेम करने हैं अपने एग्ज़ाम्स में, तो आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो रेडी कर दूँगी ताकि जो है एग्ज़ाम में आंसर्स लिखते वक्त आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।